आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब आपने जब सीख लिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो उसे अगर आप मैथमेटिकली कन्वर्ट करना चाहो या रिप्रेजेंट करना चाहो अपने उस रिएक्शन को, ना कि इंग्लिश के स्टेटमेंट में बल्कि मैथ्स के टर्म्स में अगर आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, तो उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जहाँ पे हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि किन केमिकल का कितने रेशियो में हमने इस्तेमाल किया और जो प्रोडक्ट बन के आया है वहाँ पे उन रिएक्टेंट्स के एटम्स का क्या कॉम्पोजिशन है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब हम प्रोडक्ट लिख रहे होते हैं ऑब्वियस सी बात है वो रिएक्टेंट के बेसिस पे ही लिखा जाता है। अब रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके कुछ एटम्स कंबाइन होंगे। लेट सपोज अगर मैं वाटर की बात करूं तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं ताकि H2O फॉर्म कर पाए। तो यहाँ पे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O अगर हम लिखते हैं तो यही हमारा एक केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो भी चीज केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व थे उनका या तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए या फिर उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करा दीजिए, इसी चीज को आप केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो जब जिंक मेटल को आप रिएक्ट करा रहे थे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ताकि आप फॉर्म कर पाए जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, तो आप इस रिएक्शन को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने है जिंक प्लस में हमने सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें ऐड किया था, हमारा प्रोडक्ट बन के आया था जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। मगर ये केवल एक इंग्लिश की स्टेटमेंट है, ये हमारा इक्वेशन नहीं होता है। अगर आप इसे इक्वेशन में लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा जिंक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिंक का रिप्रेजेंटेशन होता है Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2SO4 से, और उसके बाद जो हमारा जिंक सल्फेट है इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4 से। साथ में हाइड्रोजन की बात की जाए तो वो H2 से लिखा जाता है। अब हम इन सभी को जो रिएक्टेंट के साइड में चीज़ें उनको आप रिएक्टेंट की तरफ रख लीजिए और जो प्रोडक्ट की साइड में उनको आप प्रोडक्ट की तरफ रख लीजिए। जिंक और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड अपनी जगह रहेंगे, यानी कि ये रिएक्टेंट के पार्ट हैं, और फिर प्रोडक्ट में हम यहाँ पे ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन गैस को रखेंगे। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अब आपने यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिख दिया है। राइट, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, ये बात हमें शुरू से पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ें होती है बाय डिफॉल्ट वो सारी की सारी रिएक्टेंट कहलाती है। एरो पे आप या तो कोई कैटलिस्ट लिखोगे या फिर जिनकी प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन हो रहा है आप उस चीज़ को लिखोगे। हम रिएक्शंस को आगे की ओर प्रोसीड कराएंगे और उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड वाले को आप फिर प्रोडक्ट कहोगे। ये बातें आपको समझ आ गई। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि अभी भी हमने यहाँ पे इसके कॉम्पोजिशन को डिफाइन नहीं किया। हमने केवल एक केमिकल रिएक्शन लिख दिया है बट हमने यहाँ पे कॉम्पोजिशन डिफाइन नहीं किया है। कॉम्पोजिशन का यहाँ पे क्या मतलब है? कॉम्पोजिशन का मतलब है कि कितने मात्रा में इस रिएक्टेंट के एटम्स कंबाइन हुए हैं। अगर आप प्रॉपर कॉम्पोजिशन के साथ एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हो तो उसी को आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हो। बाय डिफॉल्ट हो सकता है इनका कॉम्पोजिशन ठीक हो सकता है इनका कॉम्पोजिशन ठीक ना हो, बट ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में केवल और केवल हम वर्ड के फॉर्म से मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा केमिकल इक्वेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन।